हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए यीलिंग और मास्कमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लैन वांग जी के बीच में हल्की सी बैटल हो चुकी थी, लेकिन वो कब एक घमासान युद्ध में तब्दील हो गया किसी को भी नहीं पता चला। हालांकि वो दोनों अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी एक दूसरे को कोई हर्ट ना हो, बट गलती से लैन वांग जी से अटैक हो गया था और विंग अपने फोकस को थोड़ा सा मेंटेन नहीं कर पाया, जिसके चलते ये सारी गलती हुई थी। लैन वांग जी इस वक्त अपन मतलब जिस स्टूडेंट को उसने बोला था कि जल्दी से वैन किंग को बुला के लेके आओ, उसका इंतज़ार कर रहा था। वैन किंग जितना हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश कर रही थी और वो 2 मिनट में भी वहाँ पर पहुँच भी चुकी थी। वहाँ पे पहुँचते ही उसने देखा कि विंग के हाथ पे जो कट है ना, वो नॉर्मल नहीं है। सच में उसको हील होने में ऑलमोस्ट कुछ दिन तो लगेंगे, और इन कुछ दिनों में उसका एक हाथ का मूव, यानी कि जिस हाथ में उसकी लगी है उस हाथ का मूवमेंट जितना कम हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल के लिए वैन किंग ने थोड़ी देर के लिए वहाँ पे पट्टी बांध दी थी, जब तक उसको उसकी केब में नहीं लेके जाया जा सकता, या फिर उस रूम में जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। 2 मिनट के अंदर ही विंग को उस रूम में लाया गया जहाँ पे ट्रीटमेंट रूम में, जो ब्यूरल माउंट का ट्रीटमेंट रूम है, वहाँ पे उसको ले जाया गया और वहाँ पे उसको कुछ स्टिचेस भी लगी थी। साथ ही साथ में उसको वैन किंग ने कम्प्लीटली उसका हाथ ना मूव करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि कट थोड़ा ज़्यादा गहरा था, जिसकी वजह से अगर वो हैंड मूव करेगा तो उसके जो स्टिचेस लगे हैं ना, उसमें भी असर पड़ सकता है, और साथ ही साथ उससे मतलब दर्द भी सहना होगा। ये जो कट था ना, वो नॉर्मल कट नहीं था। लगभग 8 से 10 इसमें स्टिचेस आए थे, तो ऑफकोर्स ही बात है कट इतना नॉर्मल तो नहीं होगा। विंग लैनवांग जी की तरफ देखता है तो उसके फेस पे एक अजीब सी उदासी थी, एक अजीब सी एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कि उसे लग रहा हो कि उसने गलती कर दी, उसने ये नहीं करना चाहिए था। विंग ने लैन वांग जी की तरफ देखते हुए एक स्वीट से स्माइल के साथ, भले ही लैन वांग जी स्माइल को देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी विंग की जो वॉइस थी ना, उसमें वो साफ झलक रही थी कि अभी वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये बोल रहा है। विंग ने लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? वो एक बैटल था और ये सब कुछ होना नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे लैन वांग जी सर को थोड़ा सा डाउन करते हुए बोलता है, लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे विंग लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता कैसे हो गया तो ये गलती तुम्हारी कैसी हो गई? अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुमने ये कैसे किया तो गलती भी तुम्हारी नहीं है, और ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। बैटल फील्ड में तो मुझे इससे भी बड़े बड़े घाव मिले हैं, तुम्हें जान के बड़ी हैरानी होगी। मैं ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए एक बार कोमा में जा चुका हूँ। ये एक बहुत बड़ी इंजरी नहीं है, और एक कल्टिवेटर के लिए ये एक नॉर्मल सी इंजरी है। तुम्हारे पास भी ऐसे घाव होंगे, बहुत सारे होंगे। तो क्या उस वक्त तुम्हें अपने लिए भी इतना बुरा लगा था? मानता हूँ वो सब कुछ हम लोग खाली इंजॉयमेंट के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंसान जब तक इंजॉयमेंट को भी सीरियसली नहीं लेगा ना, तो वो इंजॉय भी नहीं कर सकता। अब चिंता मत करो, मेरा हाथ 2-4 दिनों में वैसे भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वैन किंग विंग की तरफ देखते हुए आँख दिखाते हुए इसको बोलती है, क्या कहा तुमने? 2-4 दिनों में? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें लगभग 2 हफ्ते तक टेस्ट करना है। इस हाथ को जितना कम हो सके उतना कम मूव करना। विंग वैन किंग की तरफ पाउटी लिप्स के साथ बोलता है, 2 हफ्ते? तुम्हें पता है ना मेरा राइट हैंड है और मैं इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वैन किंग विंग से बोलती है, तो कुछ दिन सर्वेंट्स की हेल्प ले लो, लेकिन तुम अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर सकते हो, और स्पेशली राइट हैंड से तो बिल्कुल भी मत करना। तुम उसे बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हो। अगर स्टिचेस खराब हुए ना, तो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारा दोबारा से ट्रीटमेंट करूँगी। इनफैक्ट मैं तो और भी ज़्यादा उसे बिगाड़ दूँगी। तुम बार बार वही करते हो जो तुमसे नहीं करने को कहा जाता है। अगर तुमने इस बार ये करने की कोशिश की ना, तो याद रखना फिर इसका खामियाजा तुम अकेले भुगतते रहना, हम में से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। विंग वैनकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे सारे काम मेरे राइट हैंड से होने हैं। तो यहाँ पे लैन वांग जी आगे बढ़ते हुए बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तुम्हारे स्टिचेस ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ध्यान रख लूँगा, और वैसे भी ये चोट मेरी ही वजह से आई है।
तो ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। तुम्हारे राइट हैंड से होने वाले काम कुछ दिनों के लिए मैं कर लूँगा। विंग लहनवांग जी की तरफ देखते हुए एक नोटी स्माइल, मतलब उसकी वॉइस में ही ये झलक रहा था कि वो इस वक्त ना बहुत ज़्यादा चीज़ी बातें या फिर डबल मीनिंग बातें करने वाला था। उसने बोला, तुम्हें पता भी है मैं राइट हैंड से क्या क्या करता हूँ? यहाँ पे लहनवांग जी बोलता है, जितना मेरे राइट हैंड का काम होता है मेरे हिसाब से तुम्हारे राइट हैंड का भी उतना ही काम होता होगा, और मैं उतने सारे काम कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वैन किंग्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसके अलावा भी हमें कोई और मतलब वो देनी होगी, सावधानी इस पर बरतनी होगी। तो यहाँ पे वैन किंग बोलती है कि बस उसमें पानी मत लगने देना। अगर वो नहाता है तो ध्यान रखना कि उसके आम में पानी ना लगे। स्टिचेस जितना पानी से दूर रहेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे विंग हंसते हुए लहनवांग जी की तरफ देखता है और उसके बाद बोलता है, इसका मतलब समझ रहे हो तुम्हें मुझे नहलाना भी होगा। उसके दिमाग की जो इस वक्त मतलब चोट लगने के बावजूद भी जो इंसान ऐसी चीज़ें सोच सकता है ना, तो लहनवांग जी को इस वक्त तो सच में समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। उसका मन तो कर रहा था कि विंग को दो चार बातें सुना दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि इस वक्त विंग एक पेशेंट है, उसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए लहनवांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहलाना इतना भी बुरा नहीं होगा। इसी के साथ विंग अपने रूम में चले गया था, अपने केब में चले गया था। लहनवांग जी अपने केब में रूम में था और बाकी सभी लोग भी अपने अपने काम में लग चुके थे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे लहनवांग जी के रूम में एक सर्वेंट आता है और वो लहनवांग जी को बोलता है कि मास्टर ने उसे बुलाया है। विंग का नाम सुनते ही लहनवांग जी के दिमाग में एक ही बात आती है कि शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। यहाँ पे लहनवांग जी विंग की केब के अंदर जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। तो यहाँ पे लहनवांग जी को हाथ दिखाते हुए विंग बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं अपना राइट आर्म मूव नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लहनवांग जी बोलता है, हाँ तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। तो वो अपने लेफ्ट आर्म की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मुझे खुजली लग रही है, प्लीज़ खुजला दो ना। लहनवांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने इतने छोटे से काम के लिए मुझे बुलाया है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, मेरे राइट आर्म पे दिक्कत है ना, मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ। तो यहाँ पे लहनवांग जी बोलता है, तुम्हारे पैरों को तो कुछ नहीं हुआ था ना। तो यहाँ पे लहनवांग जी की तरफ देखते हुए विंग पाउटी लिप्स के साथ बोलता है, थोड़ा सा उसके वॉइस पे ये झलक रहा था कि वो कहीं ना गुस्सा दिखा के बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे पैरों को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता। लहनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरी रूम में नहीं आ सकते थे कोई बात नहीं, लेकिन ये काम तो तुम किसी सर्वेंट से भी करवा सकते थे ना। तो यहाँ पे विंग लहनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं करना है ना, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए सर्वेंट ही रख लूँगा, जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो उससे जाने के लिए बोल देता है, लेकिन अब लहनवांग जी जो कि यहाँ पे आ ही चुका था तो वो ऐसे कैसे चले जाता। उसने विंग की तरफ कदम बढ़ाए और उसके बाद बोला, ओके ठीक है, बताओ कहाँ पे तुम्हें इचिंग हो रही है। ऐसा कहते हुए वो उसकी लेफ्ट साइड पे बैठ गया। लेफ्ट साइड पे बैठते ही विंग इशारा करते जा रहा था, यहाँ पे, कभी यहाँ पे। ऐसा कहते कहते उसने ना कम से कम लहनवांग जी को पूरा हाथ खुजवाया था, पीठ में खुजली करवाई थी, और सर पे भी कभी कहीं। ये करते करते उसने पूरी बॉडी अपनी खुजली साफ करवा ली थी। लहनवांग जी अब पूरी तरीके से परेशान हो चुका था क्योंकि वो अच्छे से समझ पा रहा था कि ये कोई ईचिंग नहीं है, कोई खुजली नहीं है, ये जानबूझ के की जाने वाली एक तरकीब है जिसमें वो बस उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। विंग आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही लहनवांग जी बोलता है, मुझे लगता है तुमने कुछ दिनों से नहाया नहीं है, तुम्हें नहा लेना चाहिए, तुम्हारी पूरी की पूरी ईचिंग साफ हो जाएगी। तो यहाँ पे विंग लहनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे मूड तो मेरा भी है लेकिन मेरा हाथ, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करो नहाने में तो मैं नहा सकता हूँ। लहनवांग जी को अपना ही दिया हुआ आइडिया अब बहुत ज़्यादा बकवास लगने लगा था क्योंकि उसे खुजली करनी पड़ रही थी, इसलिए उसने उसको नहाने के लिए बोल दिया था। बट यहाँ पे तो अब उसी के सर पे ये भी क्या कहते हैं वो ठकरा आके फूट गया था कि भैया नहलाना भी अब तो वही है।
विंग ने लैनवांग जी को इशारा किया अपने केव के मतलब जो छोटा सा वहाँ पे एक बाथरूम भी बना था वहाँ पे जाने के लिए, और वहाँ पे जाके उसने उससे पानी प्रिपेयर करने के लिए कहा। लैनवांग जी ने भी विंग के लिए पानी प्रिपेयर किया। लगभग आधे घंटे में ही पानी गर्म भी हो चुका था, मतलब और सब बाकी चीज़ें भी यहाँ पे प्रिपेयर कर दी गई थी। लैनवांग जी ने विंग के रोप्स भी निकाल के रख दिए थे। विंग अब वॉशरूम में था। यहाँ पे उसने एक एक करके अपने ना रोप्स को निकालना स्टार्ट किया था, और लैनवांग जी ने अपनी जो नज़रें हैं ना उनको चुराना स्टार्ट कर लिया था। विंग फिलहाल अपने इनर रोप्स में था और लैनवांग जी अभी से ही अपनी नज़रें चुरा रहा था। तो यहाँ पे विंग बोलता है क्या अब इसे भी मैं ही खोलूँ? तुम्हें पता है ना मुझे वैन किंग ने मना किया है कि मुझे अपने राइट हैंड को मूव नहीं करना है। तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे कदमों का आगे बढ़ाते हुए ना उसकी जो लास्ट लेयर थी ना उसको खोलता है। भले ही वो बात अलग थी कि उसने अभी तक की लाइफ में ना किसी भी मैन या वुमन को ऐसे अनड्रेस नहीं किया था और किसी को ऐसे हाफ नेकेड देखा भी नहीं था। इसलिए फ़िलहाल के लिए भले ही उसने विंग का इनर रोप मतलब लास्ट लेयर जो था उसको निकाल तो दिया था, लेकिन अभी भी उसने उसकी तरफ देखा नहीं था। उसने विंग से इशारा किया कि वो जाके उस छोटे से स्टूल पे बैठ जाए। अब उसके बाद उसको नहलाना स्टार्ट करेगा। विंग ने ऐसा ही किया, अपने जाके वो स्टूल पे बैठ गया और लैनवांग जी ने धीरे धीरे उसके राइट आर्म को थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया और उसके बाद पानी डालना स्टार्ट किया ताकि आर्म में पानी ना जा सके और स्टिचेस पे कोई भी दिक्कत ना आ सके। उसने उसकी बॉडी तो क्लीन कर दी थी, उसको मतलब गर्दन से नीचे तो नहला दिया था और मतलब ठीक ठाक भी था, लेकिन अब बारी थी उसके बालों की। लैनवांगजिन ने जैसे उसके बालों की तरफ देखा तो उसके बाल भी मतलब धोने थे, जिसकी वजह से उसने अपने हाथ को ना उसने जो मास्क पहना था उसकी डोर की तरफ बढ़ाया, लेकिन छट से उसी वक्त विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। लैनवांग जी ने उसको बोला कि क्या हुआ, उसके बाल भी तो धोने हैं ना। तो यहाँ पे विंग बोलता है उसके बाल धोने हैं लेकिन उसका मास्क वो नहीं उतर सकता। लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या प्रॉब्लम है, अब तो हम दोनों की शादी भी हो चुकी है ना, तो अब तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा सकते? क्यों मुझे पता नहीं है कि मैंने किससे शादी की है? किसी दिन अचानक किसी जगह पे तुम मेरे सामने भी आ गई तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगा। क्या अब भी ये मास्क पहनना ज़रूरी है? विंग ने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला हाँ, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आज तक मेरा चेहरा सिर्फ मेरे करीबी लोगों ने देखा है। अगर तुम्हें मेरा चेहरा देखना है तो पहले उस लायक बनना होगा। मैं तुम्हें हर एक चीज़ का अधिकार देता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत एफर्ट्स डालने होंगे। विंग ने वहाँ से उठने को तैयार हुआ तो यहाँ पे लैनवांग जी ने उसको बैठने का इशारा किया और उसके बाद बोला ठीक है, तुम अपना मास्क मुंह में पकड़ लेना, मैं बाल ऐसे ही धो लूँगा और चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं देखूँगा। ऐसा कहते हुए उसने विंग को इशारा किया वो अपने हाथ से अपने मास्क को अपने फेस पे मतलब चिपका के रखे, और यहाँ से उसने पीछे से डोरी खोल दी। लैनवांग जी ने धीरे धीरे विंग के बाल धोना स्टार्ट किया। लगभग 10 मिनट में ही उसके बाल भी साफ हो चुके थे, और यहाँ पे विंग को अब लैनवांग जी अच्छी तरीके से पोंछने के बाद उसने उसके इनर रोब्स पहनाए, आउटर रोब्स पहनाए और अब उसके बालों को सुखा रहा था। उसके जो बाल थे ना उसको सुखाते सुखाते लैनवांग जी ने उसके नेक के पीछे कुछ देखा था, जो उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसने पहले कहीं देखा है। एक हल्का सा घाव उसने कहीं तो देखा था, कहाँ देखा था उसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसने ऐसा ही घाव कहीं और भी देखा है। ये अचानक उससे उसके दिमाग में बात आई थी। विंग ने लैनवांग जी को एक गहरी सोच में पड़ा देखा तो उसने उसको पूछा कि क्या हुआ, वो किस सोच में डूबा है। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसको रिप्लाई करता है कुछ नहीं, बस तुम्हारे ये गर्दन का जो निशान है इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है मुझे ये याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी को थोड़ा सा टीस करते हुए बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं था ना कि तुम किसी और के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हो, कहीं तुमने यहाँ पे लैनवांग जी सॉरी विंग आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही लैनवांग जी उसके बालों को खींचते मतलब हल्के से खींचते हुए बोलता है
मैं तुम्हारे बाल सुखा रहा हूँ, बोलो मत। दिन ऐसे ही निकल रहे थे, लगभग 3 से 4 दिन निकल चुके थे। इन दिनों में लैन वांगजी ने शीलिंग के एंड से एक भी मैसेज नहीं पाया था, एक भी नहीं। उसको बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने दिनों में उसने मुझे एक बार भी मैसेज नहीं किया, एक बार भी बटरफ्लाई मैसेज नहीं भेजा। जबकि जब से उसको सिखाया गया है, जब से उसको प्रॉपर तरीके से आने लगा है, तो उसे ये तक नहीं याद रहता कि हमें इसे दिन में कितने बार इस्तेमाल करना है। वो तो बस सिली सिली सी मैसेजेस के साथ भी बटरफ्लाई मैसेज को इस्तेमाल कर लेता है। तो अब क्या हो गया? उसने ये सोचा कि क्या हो गया अगर उसका मैसेज नहीं आया तो इस बार मैं उसको मैसेज कर लेता हूँ। ये सोच के उसने जल्दी से उसको बटरफ्लाई मैसेज किया और वहाँ से कुछ ही देर के बाद मैसेज का रिप्लाई भी आ चुका था। लैन वांगजी ने जब उससे ये पूछा कि वो बिज़ी है या फिर क्या है, इतने दिनों से ना उसने कोई मैसेज किया है, ना ही कुछ कहा है, ना ही मिलने की कोई बात की है, क्या हो गया है? तो यहाँ पे तो लैन वांगजी को रिप्लाई मिलता है कि वो बिज़ी नहीं है, उसे बस कुछ टाइम के लिए कहीं जाना पड़ा था, जिसकी वजह से इस वक्त वो यिलिंग में नहीं है। तो यहाँ पे लैन वांगजी को बहुत टाइम के बाद, पता नहीं क्यों, आज यिलिंग से मिलने का मन कर रहा था। तो उसने यिलिंग से बहुत थोड़ा सा ज़िद्दीपना दिखाते हुए बोल दिया कि मुझे कल तुझसे मिलना है, किसी भी हालत में मिलना है। तो यहाँ पे यिलिंग का रिप्लाई आता है कि नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं मिल सकता, उससे फ़िलहाल कुछ टाइम तक और उससे बिना मिले ही रहना होगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी उसको रिप्लाई करता है कि अगर तुम मुझे कल मिले तो ठीक, नहीं मिले तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। उसके बाद उसने यिलिंग के एंड से आए हुए बटरफ्लाई मैसेज का किसी का भी रिप्लाई नहीं किया था। नेक्स्ट डे उसे फिर से एक बटरफ्लाई मैसेज रिसीव होता है, जिसमें यिलिंग ने लिखा था कि ठीक है, हम रोज़ की ही जगह पर मिलेंगे। लैन वांगजी, उसे खुशी होनी चाहिए थी कि वो यार यिलिंग से मिलने जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिस इंसान से आज मिलने जा रहा है ना, वो आज उससे आखिरी बार मिलेगा। मतलब एक ऐसी चीज़ उसके अंदर चल रही थी ना, जैसे उसका मन कहीं ना कहीं उससे ये कह रहा था कि आज मत जाओ, अगली बार चले जाना। लेकिन अब जब पहल इस बार लैन वांगजी ने ही किया है, तो वो मना भी नहीं कर सकता, इसलिए लैन वांगजी ने जाने का डिसीज़न लिया। लेकिन क्या लैन वांगजी का जाने का डिसीज़न सही है या नहीं, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। और पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट आज नहीं आ पाएगा, वो कल डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट गई हुई थी और अभी तक मेरे फ़ोन में थोड़ा बहुत ही चार्ज हो पाया है, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं अभी नहीं कर सकती। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।